इससे पहले कि हम आज का मुद्दा की तरफ बढ़ें, देख लेते हैं ये रिपोर्ट जो हमें बताएगी आज का मुद्दा है क्या, फिर हम चलते हैं डिबेट की तरफ। तो पहले देखिए ये रिपोर्ट। कि पार्टी को हम ऊपर से चला रहे हैं, कुछ सफलता हमें पहले मिली होगी, लेकिन 20 साल से हम असफल हो रहे हैं मध्य प्रदेश में। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह की ये बात बयान नहीं, तीर है जो उन्होंने एक बार फिर से अपनी ही पार्टी पर चलाया है। लक्ष्मण के बाण पहले भी चलते रहे हैं, पहले भी कांग्रेस को घाव लगाते रहे हैं। लक्ष्मण सिंह जब भी पार्टी लाइन के खिलाफ या पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बोलते हैं, बीजेपी की खुशी दोगुनी हो जाती है, जिसकी झलक उसके बयानों में भी साफ दिखाई देती है। कांग्रेस के लोग धड़ों में बटे हुए हैं, गुटों में बटे हुए हैं, कबीलों में बटे हुए हैं, टुकड़ों में बटे हुए हैं। हर कबीले का अपना अपना सरदार है। और जो लक्ष्मण सिंह जी कह रहे हैं कि 20 लोगों के साथ बैठक करके वो तीसरी कर देते हैं, ऐसा ही हो रहा है। इसीलिए कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है जिसको लाखों लोग छोड़ के जा रहे हैं। मुझे लगता है कि लक्ष्मण सिंह जी की बात पर कांग्रेस को चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस हमेशा से लक्ष्मण सिंह के बयानों के बाद असहज होती है। कई बार वो बयानों का बचाव करती है तो कई बार किनारा कर लेती है। इस बार कांग्रेस ने लक्ष्मण के बयान को निजी बयान बता दिया है। जहाँ तक ये जो पर्यवेक्षक वाली बात है, तो ऐसा मानता हूँ कि पार्टी की प्रक्रिया है कि दिल्ली से जो भी आते हैं, पर्यवेक्षक आते हैं, प्रभारी आते हैं, उनके साथ राज्य के नेता कोऑर्डिनेट करते हैं। तो हो सकता है लक्ष्मण सिंह जी ने ये जो बयान दिया किस परिप्रेक्ष्य में दिया, ये तो वो ही जाने, ये उनका निजी बयान है। बाकी हाँ, ये तो एक सिस्टम है पार्टी का कि ऊपर से कोई नेता आता है, पर्यवेक्षक आता है, वो प्रदेश के नेताओं के साथ बैठ के करता है, ऐसे यही सिस्टम चलता है। लक्ष्मण सिंह का अपना सियासी अंदाज है, वो हमेशा बेबाक होकर बोलते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से आ रहे उनके बयान कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा करते हैं, जिसका फायदा बीजेपी उठाती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि लक्ष्मण के तीरों पर कांग्रेस कितनी गंभीर है। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है लक्ष्मण के तीर, कांग्रेस कितनी गंभीर। वाकई बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लक्ष्मण सिंह कांग्रेस के सीनियर लीडर लगातार सवाल उठाते चलते हैं, लेकिन सवाल ही उठाते हैं। समाधान पर बात कितनी होती है ये तो लक्ष्मण सिंह और उनकी पार्टी की टॉप लीडरशिप जाने। लेकिन सैम पेट्रोदा के बहाने एक बार फिर लक्ष्मण सिंह जी ने अपनी पार्टी को कटघरे में खड़ा करने की इस तरह से कोशिश की है कि भैया ये सब ठीक है, चलता रहे, कोई समस्या नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि मध्य प्रदेश में 20 सालों से आप क्यों असफल हो रहे हैं। क्या हैं बड़े सवाल, सुलगते सवाल बंसल जी उसके, वो देख लीजिए। क्या लक्ष्मण सिंह के बयानों के तीरों को कांग्रेस गंभीरता से लेती है या कहती है बोलेंगे, बोलते रहने दो, पहला सवाल। क्या लक्ष्मण बयानों के बाण चलाकर बीजेपी को मौका दे देते हैं, ये भी एक अहम सवाल है। और तीसरा सवाल है, क्या लक्ष्मण सिंह बार बार बोलकर अपनी उपस्थिति, अपनी प्रेजेंस दर्ज कराना चाहते हैं या कराते हैं, ये भी एक सवाल है। चलिए अब उन मेहमानों की तरफ चलेंगे जो इस बातचीत में हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, पूर्व विधायक घनश्याम पिरौनिया जी, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक जय नागड़ा जी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। और तीसरे मेहमान जो कांग्रेस से होंगे वो कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, रवि सक्सेना जी, उनका भी परिचय आपसे अभी तो हो गया है, लेकिन तस्वीर के ज़रिए परिचय ज़रूर होगा थोड़ी देर बाद। जय जी, ये बात तो बार बार समझ में आती है कि लक्ष्मण सिंह जी अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं मीडिया में ख़ास तौर पर, और पार्टी की भी टॉप लीडरशिप का ध्यान खींचना चाहते हैं या बीजेपी का ध्यान खींचना चाहते हैं। अब सच्चाई क्या है ये तो लक्ष्मण सिंह जी ही जाने, लेकिन क्या उनका मन फिर डगमगा रहा है जैसा अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय डगमगाया था, और वो ये कहते हुए बीजेपी के हो गए थे कि अटल जी का विराट व्यक्तित्व मुझे प्रेरित कर रहा है कि मैं राष्ट्र के लिए कुछ कर सकूं।
कैसे देखते हैं आप इन बयानों को? और बातें तो उनकी सच हैं, तमाम बातें सच हैं जी। ये बात सही है कि देखिए हर एक का अपना राजनीति में अपना विचार होता है, किसी भी बात को लेकर का अपना राज होता है। लेकिन ये बात भी सच है कि राजनीति में उन्हीं के बड़े भाई दिग्विजय सिंह जी के बयानों को जितनी गंभीरता से लिया जाता है, क्योंकि वह उतना ही फर्क लक्ष्मण सिंह जी के पास है। उनकी बात को आमतौर पर कांग्रेस बहुत गंभीरता से, क्योंकि वो कब अपने ही बयानों से पीछे हट जाते हैं, कब वो हो जाते हैं। लेकिन यही फर्क है, दिग्विजय सिंह यदि अपनी बात कहते हैं तो वो सारी चीजों के बाद में तार्किक आधार पे कहते हैं और फिर अपने बयानों पे डटे रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक फर्क है, और इसी वजह से यदि देखें तो जो दिग्विजय सिंह का कद है और लक्ष्मण सिंह का कद है, देखिए तुलना किसी की किसी से नहीं की जा सकती, और हम भी हालांकि कर रहे हैं लक्ष्मण सिंह जी और दिग्विजय सिंह जी। मैं वही मानता हूँ कि राहुल जी की और राजीव जी की तुलना नहीं की जा सकती। समय काल परिस्थितियों के अनुसार उनके अपने कार्य करने के तरीके होते हैं और उस समय की आवश्यकता है जी। तो ये बात सही है कि उनके बयान जो है वो कांग्रेस को थोड़ा सा असहज तो कर भी देते हैं, ये बात है। ये ज़रूरत क्या है कि इसको 20 साल की नाकामी से जोड़ दिया? इसके पीछे आप उनका क्या मंतव्य देखते हैं? आप सैम पित्रोदा पर टिप्पणी कर सकते थे, लेकिन आपने उसको 20 साल की नाकामी से जोड़ दिया। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यदि लक्ष्मण सिंह जी की स्थिति देखें तो वो कभी बहुत मेन स्ट्रीम की राजनीति में नहीं आ पाए, चाहे बीजेपी में रहे हैं चाहे कांग्रेस में रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ फ्रस्ट्रेशन तो है, वो फ्रस्ट्रेशन किसी भी रूप में निकलता है। और 20 साल से वाली बात अपनी जगह सच भी है, इससे इनकार नहीं है कि कांग्रेस उन मुद्दों पर नहीं जा पा रही है, उन बातों पर को नहीं उठा पा रही है जिससे वो जनता से कहीं ना कहीं दूर हो रही है। तो उनकी इस पीड़ा से मैं या बल्कि सभी लोग सहमत होंगे कि कांग्रेस को इस पर चिंतन करना चाहिए। जी जी बिल्कुल ठीक है। घनश्याम पिरोनिया जी, फिर लक्ष्मण सिंह जी ने एक मौका दिया है कि स्टेडियम में दर्शक की तरह बैठकर जमकर टीका टिप्पणी की जाए कांग्रेस के संदर्भ में। क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं लक्ष्मण सिंह जी के बयान को कि 20 साल की नाकामी पर ज़्यादा विश्लेषण करे पार्टी? ये बयान तो आते जाते रहेंगे। नहीं, वैसे तो शरद जी ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और समय समय पर कांग्रेस के जो नेता बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं अपन देखेंगे तो इससे पहले अभी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं रावत जी, वो भी इस प्रकार के बयान देते थे उस समय जब कांग्रेस में थे। तो कहीं ना कहीं आहत तो मन होता होगा, और मन आहत होगा तो क्रिया की प्रतिक्रिया उनके माध्यम से ध्यान में आती है। तो हो सकता है कांग्रेस को अपने आत्मावलोकन की आवश्यकता होना चाहिए और ठीक करने की आवश्यकता होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मण सिंह जी का भी जो राजनीतिक अपना एक अनुभव है वो लंबा अनुभव है, और उनके माध्यम से कहीं ना कहीं अच्छा क्या हो सकता है तो पार्टी के हित में वो बोलते हैं, तो पार्टी को, कांग्रेस को उसकी चिंता करना चाहिए कुल मिलाकर। जी जी चलिए हम सीधे फ़ोन पर ही जोड़ते हैं रवि सक्सेना जी को, कुछ उनको ऑनलाइन जी, क्योंकि हम सीधे टीम से मेरी गुजारिश रहेगी कि जहां कहीं थोड़ा व्यवधान हो तो हम सीधे फ़ोन पर ले लें उनको, क्योंकि वो एक बेहतरीन प्रक्रिया है, प्रतिक्रिया का आना बहुत ज़रूरी है। तो रवि सक्सेना जी की प्रतिक्रिया हम लेंगे, लेकिन जय जी एक छोटा कमेंट मुझे फिर आपका लेना पड़ रहा है, और इसीलिए थोड़ी चुनौती पैदा होती है जब ऑनलाइन कनेक्शंस में कुछ समस्याएं होती हैं। आप क्या देखते हैं, क्या एक भड़ास निकालो सम्मेलन होना चाहिए कांग्रेस की तरफ से, कि जिसमें तमाम बड़े नेता एक बार उसी भड़ास निकालो मंच पर आकर अपनी भड़ास निकाल दें, और उसके बाद ये 5 साल की टीका टिप्पणी से पीछे हट जाएं? काहे को बार बार बोलना, जो बोलना है पार्टी के ओपन फोरम में बोलो। देखिए ये कांग्रेस में आप अच्छा कहें बुरा कहें, लेकिन ये डेमोक्रेसी तो है कि आप एक छोटा सा व्यक्ति भी अपनी बात अपने किसी प्लेटफॉर्म पे कह लेता है, और इसीलिए हम देखते हैं कि कांग्रेस के सम्मेलनों में आमतौर पर इस तरह की बात आती है। तो वहीं पर बीजेपी में अनुशासन का डंडा थोड़ा सा ज्यादा कड़क है, वहां पर इस तरह की चीजें नहीं आती। तो कई बार अंदरूनी डेमोक्रेसी ठीक भी होती है कि आपकी इस तरह की भड़ास या इस तरह की चीजें बाहर निकलती है, लेकिन एक उसका नुकसान भी दूसरी तरह से होता है। हाँ, ये बात सही है कि इस समय कांग्रेस में भारी कुंठाएं हैं, क्योंकि 20 साल से लगातार सत्ता में बाहर रहने से बड़ा कांग्रेस का कार्यकर्ता जो लंबे समय तक सत्ता में रहा है वो अपने आप को
असहज महसूस कर रहा है और कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि और बहुत ही जब बड़े नेता इधर उधर होते हैं तो जी हाँ, उसका भी मन डावाडोल होता है जब बीच में खबर आती है कि ये नेता जा रहे हैं वो नेता जा रहे हैं, तो ये अस्थिरता तो कहीं ना कहीं है। और जब तक कि अब जैसे इस बार केंद्र में थोड़ी सी पार्टी को जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मैं लौटता हूँ नागड़ा तो साहब ताकत आपकी मिली। तरफ। रवि सक्सेना जी जुड़ गए हैं, बड़ी देर की मेहर वहाँ आते आते, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। रवि सक्सेना साहब सुन पा रहे हैं मुझे आप? सक्सेना साहब मेरी आवाज पहुंच रही है? उनको फोन पर ही जोड़ लें हम। हेलो। हाँ, आवाज पहुंच रही है आप तक रवि जी? वो अभी भी उलझन में है, तकनीक कई बार परेशान करती है। मेरी फिर रिक्वेस्ट है आपसे टीम से कि उनको फ़ोन पर जोड़ लें, क्योंकि ये प्रक्रिया काफ़ी लंबा समय ले लेती है। निश्चित तौर पर ये चुनौती बड़ी है कि कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो जिस तरह से इस तरह की बयानबाजी करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं वो पार्टी को मुश्किल में डालता है। दूसरी तरफ बीजेपी है जो तमाम तरह के प्रयोग करती है, तमाम तरह की चीज़ों को एक्सपेरिमेंट को लेकर चलती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ नेताओं की महत्वाकांक्षाएं नहीं हैं, लेकिन उन महत्वाकांक्षाओं के बीच में भी वहाँ चुप्पी बनी रहती है। रवि जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल जी, तो बताइए जरा, लक्ष्मण सिंह जी के विचारों से कितने सहमत हैं? आपकी 20 साल की असफलता पर जरा विश्लेषण करो कांग्रेसियों। क्या सैम पित्रोदा ने कहा, इससे क्या की फर्क पैदा है बाबूजी? जी अब देखिए, आप तो उनका दुख दर्द समझते हैं जी, और अब तो वो चाचौड़ा से चुनाव भी हार गए और भारी मतों से वो चुनाव हारे हैं। जी तो निश्चित रूप से अब अपने को चर्चा में बनाए रखने के लिए इस तरह का तो बातें करना ही पड़ेंगी ना, तभी तो आप बंसल न्यूज पे बैठ के डिबेट करेंगे। आपने तो ऐसी बात कह दी कि लाजवाब कर दिया आपने। मतलब आप उनके दुख दर्द से पूरी तरह बाखबर हैं। बिल्कुल, मैं तो सब जानता हूँ ना जी, क्योंकि क्या है, मैं भी अब एक सीनियर लीडर हूँ, तो इन सब चीजों को समझता हूँ कि किसका क्या दुख है, किसका क्या दर्द है। और तो क्या ये मर्ज क्या बेइलाज है रवि साहब? नहीं, लाइलाज तो नहीं है जी, पर वो एक सीनियर लीडर हैं, उनका मान सम्मान रखा जाता है। पार्टी उनकी बातों को धीरता से गंभीरता से सुनती भी है, समझती भी है। पर अब आप मुझे एक बात बताएं, अभी कांग्रेस पार्टी माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में लगातार संघर्ष कर रही है, डंडे खा रही है। माननीय जीतू पटवारी जी के सर पर 12 का टाके भी आ गए, वो लहूलुहान हो गए। हमारे सारे विधायक, बड़े नेता, लक्ष्मण सिंह नजर नहीं आए लेकिन ऐसे किसी धरना प्रदर्शन वही में। मैं कह रहा हूँ जी, आप फील्ड में तो नजर आते नहीं हो, पर जब कोई कैमरा लेके पहुंच जाता है आपके पास तो आप तत्काल अपनी भड़ास निकालने लगते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि उनका दर्द है, उनका दुख है, जिसको वो यदा कदा व्यक्त करते रहते हैं। जो भी व्यक्ति मिलता है उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब सैम पित्रोदा के पीछे भी पड़ गए। अब आप बताएं, सैम पित्रोदा राजीव जी के समय उन्होंने इस देश के अंदर संचार क्रांति के पुरोधा थे वो, और आज हम जो कुछ भी देख रहे हैं आपके चैनल से लेकर सारी चीजें, वो सब सैम पित्रोदा जी की लेकिन मेहनत पित्रोदा की, साहब भी तो राजनीति के पटरी साथ। छोड़ते रहते हैं रवि जी। कभी कह देते हैं कि विरासत पर कर की प्रणाली भारत में होनी चाहिए, फिर कह देते हैं राजीव गांधी, पिता पुत्र में तुलना कर देते हैं कि राहुल गांधी ज्यादा अच्छे रणनीतिकार हैं। अरे भाई, जो व्यक्ति संसार में नहीं है, और राजीव जी को कितना वक्त मिला था? नहीं, उन्होंने पूरे 5 साल पूरे किए थे, ऐसा नहीं है। 5 साल तक वो देश के आप प्रधानमंत्री पित्रोदा रहे। साहब से सहमत हैं? नहीं, मैं पित्रोदा साहब से सहमत नहीं हूँ। जी। ना मैं उनके वास्ते कोई बातचीत कर सकता हूँ और ना मैं करने के लिए अधिकृत हूँ। मैंने तो, आपने जो उनका वक्तव्य पढ़ा तो मैंने बता दिया कि देखिए, सैम पित्रोदा जी की कुछ अगर एक गलतियां हैं तो उनकी कुछ खसूसियतें भी हैं। उनकी कुछ इस देश के लिए काम किया है। इस देश को आज जो संचार क्रांति मिली है उसके वो पुरोधा भी हैं। तो निश्चित रूप से आपको दोनों बातें देखना पड़ेगी। अपनी खजुआहट मिटाने के लिए, अपना दुख दर्द मिटाने के लिए अगर आप सैम पित्रोदा का नाम ले लेंगे, कभी किसी और का नाम ले लगेंगे, तो ये बात ठीक है नहीं है। मेरा यही कहना है कि वो एक वरिष्ठ नेता हैं, 5-6 बार के सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं। उनको समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी आज बड़ी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी ताकत के साथ जीतू पटवारी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर
भारतीय जनता पार्टी से संघर्ष कर रही है, लाठियां खा रही है। मैं समझता हूँ। चलिए मैं लौटता हूँ आपकी तरफ। घनश्याम जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। रवि जी ने अपनी बात कह दी है और उनका ये कहना है कि निश्चित तौर पर दर्द है तो दर्द का जब प्याला भर जाता है तो छलक जाता है और दर्द इधर उधर बिखर जाता है। थोड़ा पोइटिक एक्सप्रेशन है ये, लेकिन ठीक है, अब बात तो सही है। दर्द का प्याला भरेगा तो दर्द इधर उधर छलकेगा। आपके यहाँ क्या मैकेनिज्म है सर कि दर्द होता है पता भी नहीं चलता, पिरोनिया साहब, कि कहाँ दर्द है, क्या दर्द है? कोई इसके उपचार की प्रणाली बताइए। तो अगर कुछ हो तो बीजेपी से साझा करें, जब कांग्रेस से साझा करें कि वही डोज थोड़ा सा इधर भी शिफ्ट हो जाए। कोई आप लोगों ने कोरोना के टाइम इस तरह की कोई वैक्सीन भी तो डेवलप नहीं कर ली कि दर्द होगा लेकिन पता नहीं चलेगा? शरद जी, सही कहा आपने। जी। दर्द है तो दर्द की दवा भी कांग्रेस के पास ही होगी। अरे और वो वाह, दर्द की दवा कांग्रेस क्यों नहीं दे रही है? जी आप बोलिए रवि जी, जवाब दीजिए आप। भारतीय जनता पार्टी में वास्तव में देखा जाए तो अनुशासन में सर्वोपरि रहता है। और हमारे यहाँ पर भले ही कांग्रेस हमारे संगठन को लेकर के और वक्तव्य देती हो, लेकिन वास्तव में आप देखेंगे कि अगर हमारे यहाँ पर आप देखेंगे। रवि जी, आ रहा हूँ आपकी तरफ, मेरी आवाज पहुंच रही हो आप तक तो लौट रहा हूँ आपकी तरफ। जी हाँ, बोलिए पिरोनिया साहब जी। अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए भी हमारे यहाँ आप देखेंगे जी केवल बातें करते हैं, कांग्रेस के नेता केवल बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी तो धरातल पर उतारती है। आज आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पर अनुसूचित जाति मोर्चे के या अनुसूचित जाति वर्ग के कार्यकर्ता न केवल मंडल में तक उनको लिया जा रहा है, महामंत्री जैसे पद पर रखा जा रहा है, जिले में भी रखा जा रहा है, जहां जिसकी योग्यता होती है उसको रखा जाता है। अब लक्ष्मण सिंह जी का दर्द है, उस दर्द को कांग्रेस समझे और उसका इलाज करे और उनकी बातों को गंभीरता से लेकर के और कहीं ना कहीं उसको ठीक करने का प्रयास करे। क्योंकि मैंने प्रारंभ में भी कहा और रवि जी के सामने भी कह रहा हूं, इसी प्रकार के बयान पहले जो हमारे यहाँ वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, रावत जी भी देते थे। रावत जी कहते थे मेरे को दरकिनार कर दिया जाता है, मेरे को नहीं, और कहीं ना कहीं गंभीरता से लिया जाता है। अब उसके बाद में लोग कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा दिया जाता है कि वो पार्टी फोड़ रहे हैं, पार्टी से यहाँ ले जा रहे हैं। बिल्कुल तो वास्तव में और यही कमाल है घनश्याम जी, यही कमाल है कि इतने बड़ी संख्या में कांग्रेसी बीजेपी में आ जाते हैं और खाटी बीजेपी वालों को, घनश्याम जी को कोई दर्द नहीं होता क्योंकि अनुशासन की वैक्सीन है बीजेपी के पास समन्वय की वैक्सीन है। रवि जी, थोड़ा तो प्रेरणा लीजिए, थोड़ा बीजेपी से पूछिए जरा। अंदर खाने में तो आप लोगों की अच्छी मित्रता भी रहती है, कुछ अनुशासन रूपी वैक्सीन लेकर आइए। एक लक्ष्मण सिंह जी की तरफ भी बढ़ा दीजिए, अगर इच्छा हो उनकी तो वो भी उस वैक्सीनेशन के दायरे में आ जाए। नहीं शरद जी, मैं तो आपको केवल एक बात कहना चाहता हूँ, ये सावधान विश्राम पार्टी नहीं है कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। ये मैं मानता हूँ कि उसका एक प्लेटफॉर्म होता है। ये लोग तो इनके ऊपर तो कितना भी जुल्म कर दो, इनका पूरा सारे नेता बड़े छात्रों को टेंशन में नेता हमारी पार्टी अगर आप सावधान विश्रामवादी पार्टी है और हमको इस पर गर्व है कि हमारी पार्टी में सावधान विश्राम होता है। चलिए सुन लेते हैं नहीं तो हम दोनों को सुन नहीं पाएंगे। घनश्याम जी आपको मौका मिलेगा जी। उनको जैसे बंद करवा देते हैं तो आप तो समझते हैं कि ये लोग जो है कोई अनुशासन वगैरह से नहीं बचे, इनके पास तो सत्ता का डंडा है, सत्ता की चाशनी चाटनी है, तो भाजपा कहना होगा और जो हम कहते हैं वो करना होगा, नहीं तो अपना रास्ता नापो। हमारे पास तो कांग्रेसी आने को तैयार है, मिसकाल पार्टी से हम हर तरह के लोगों को लेने को तैयार हैं। आपकी कोई जरूरत नहीं है दरी बिछाने वालों की, ये तो दरी बिछाएंगे और उन पर चलकर कांग्रेस नहीं, मुझे लगता है कि पार्टी की कोई भी पार्टी हो उसकी रीति नीति को लेकर टीका टिप्पणी उचित नहीं है। रवि जी, आप बहुत विद्वान राजनेता हैं और महत्वपूर्ण बात यही है कि ये भी बिल्कुल आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ कि दो अलग संस्कृति की पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस। एक में अनुशासन है, बहुत गहरा अनुशासन है और वो उससे संचालित है, और दूसरी पार्टी में खुल कर अपनी बात कहने की एक परंपरा है।
और उस परंपरा के चलते कांग्रेसी पार्टी फोरम में भी, पार्टी फोरम के बाहर, जिस पार्टी में एआईसीसी में वर्तमान प्रधानमंत्री या कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के विरुद्ध नारेबाजी हो जाए, उससे एक खुलेपन की या अपनी बात कहने का मंजर क्या होगा। लेकिन कई जगह ये डैमेजिंग भी होता है। जैसे बीजेपी का अनुशासन एक चुप की तरफ जरूर ले जाता है, लेकिन कई बार वो बीजेपी की मुश्किल खड़ी करता है। ऐसे आपके यहाँ लोगों का अत्यधिक बोलना और सीमाएं पार करके बोलना, वो भी चुनौती बनता है। जय नागड़ा जी, आपकी राय इस पर? मैं बिल्कुल सहमत हूँ शरद जी। दोनों चीजें हैं, तो एक संतुलित होना चाहिए। ये बात सही है कि पहले आपको अपनी बात पार्टी फोरम में करनी चाहिए और उसके बाद फिर आप पब्लिक में। बहुत सारी चीजें, कौन सा मुद्दा कहाँ पर बोलना, क्या करना। क्योंकि हर एक पार्टी भी एक परिवार है और एक सामान्य रूप से प्रक्रिया होती है कि पहले आप अपनी बात अपने फोरम पे कहते हैं। और शायद बीजेपी में लेकिन ये बात भी सच है कि अनुशासन का डंडा इतना भी कड़ा नहीं होना चाहिए कि आप अपना दुख दर्द भी न निकाल पाए और फिर वो कुंठाएं कुछ अलग तरीके से आती है। और ये बात भी सच है कि सत्ता का अभी चूंकि बीजेपी बैठी है, इसलिए उसके पास तो अनुशासन का डंडा उसका चल रहा है और सारी चीजें उसके नियंत्रण में दिखती है। कांग्रेस को लिए इससे दिक्कतें हैं कि विपक्ष में बैठे हैं, अभी आप किसी के हाथ में कुछ नहीं है, किसी को देने को, तो वहाँ एक फ्रस्ट्रेशन के कुछ नहीं है। और खासतौर पे इस बार जो चुनाव में पराजय मिली, उससे सभी के लिए मुश्किलें खड़ी करती है। जी बिल्कुल। घनश्याम जी, कंक्लूड करते हुए टिप्पणी आपकी। जी देखिए, मैं तो पहले आदरणीय रवि जी से निवेदन करूंगा, वरिष्ठ हैं वो, और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये सावधान विश्राम वाली पार्टी है। हमको गर्व है कि हमारी पार्टी सावधान विश्राम वाली पार्टी है और सावधान विश्राम वाले संगठन से भी हम प्रेरणा लेकर के काम करते हैं। और मैं ही क्या, हम लोग देखते होंगे बाल्यकाल से जब हम क्लास में स्कूल में पढ़ने जाते हैं, रवि जी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो सबसे पहले स्कूल में प्रवेश करने के बाद प्रार्थना से पहले सावधान विश्राम ही करा करके उस बच्चे को, उस छात्र को अनुशासन में कैसे लाया जाए, कैसे सामूहिकता है, कैसे हम लोग एक हैं, ये दर्शाने का प्रयास सावधान विश्राम के माध्यम से ही होता है। और इसलिए वो सावधान विश्राम करके चलिए वक्त कम। आज आप देखेंगे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ये भारतीय जनता पार्टी निरूपित हुई है। और आज हमारा जो है छोटे से पंचायत से लेकर के और सबसे बड़ी पंचायत में भी हमारा प्रतिनिधि ये देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। चलिए हमको गर्व है। रवि जी 10 मिनट है आपके पास, 10 सेकंड। जी देखिए, मैं तो केवल घनश्याम जी को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इतना भी मत दबो, इतना भी मत डरो कि आपकी आत्मा कचोटने लगे। अपनी आत्मा से पूछो कि कितना दर्द है। आज सारे कांग्रेसी आपके सर पे बैठे हुए हैं और आप सारे दरकिनार हैं, बिल्कुल एक ही जगह पर हैं जहाँ पे कि आपकी कोई पूछ परख नहीं है। आप बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, जिन्होंने बहुत अच्छे से इस डिबेट को आगे बढ़ाया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि ये भी सीखना बहुत ज़रूरी है कि कब सावधान होना है चुनौती के सामने उसको झेलते हुए, और कब विश्राम की तरफ बढ़ना है, जिससे आप अपने को री एनर्जाइज कर सकें, आप पुनः अपनी ऊर्जा बढ़ा सकें। और जैसा किसी शायर ने कहा है, जब कभी बोलना मुद्दतों सोचना और मुख्तसर बोलना, बहुत सोचकर ज़रा सा बोलना, क्योंकि बोलना मुश्किल में डालता है, जैसे लंबे समय तक चुप रहना भी मुश्किल में डालता है। इनके बीच में एक समन्वय अध्यात्म भी कहता है और व्यवहारिक जीवन भी कहता है। जिसने ढूंढ लिया उसने सुराग पा लिया, उसने ढूंढ लिया सफलता को, कि सफलता किधर जाती है। ये बात दोनों पार्टियों के लिए ओपन है और दोनों पार्टियों को ये समझना है कि न लंबे समय तक चुप रहना ठीक है, न हमेशा बोलते रहना ठीक। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, नौटंकी वाली सियासत, जरूर देखिए। नमस्कार।